जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंतर्गत पेपर नंबर फर्स्ट हम उठाए हुए हैं। और पेपर नंबर जो फर्स्ट है आपका क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। दोस्तों ये अगर देखा जाए तो MSDSU यानी महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के अंतर्गत जो ये थर्ड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट हैं उनको ये क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा थर्ड सेमेस्टर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यानी मान लीजिए कि हो सकता है कि आपका रमलू हो या अन्य कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो आप अपने यूनिवर्सिटी के अनुसार देखेंगे कि ये समावेशी शिक्षा जो है ये आपको कौन से ईयर कौन से सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज जो स्टूडेंट हमारे महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ वाले हैं उनका कल से एग्जाम है। ठीक है, कल यानी 9 फरवरी से 9 फरवरी को आपका फर्स्ट पेपर का एग्जाम है। जो ये पेपर आप सामने जो पेपर हम कराने जा रहे हैं ये यहाँ पर हम आपको चैलेंज करेंगे कि मात्र इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, अगर लास्ट तक देखेंगे तो मैं 100% बोल रहा हूँ, 100% बिल्कुल आपको यहीं से इसी वीडियो से आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। आप पेपर कल दे करके आइएगा, हमें आप खुद बताइएगा कि क्या आपको 100% इसमें इस पेपर से प्रश्न आपको मिले थे या नहीं। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जो आपने 3 महीना 4 महीना में किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तो आप मात्र इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखेंगे और सारे प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों इसके अलावा आपसे वीडियो शुरू करने से पहले ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करूंगा, इसको गुरु दक्षिणा में लेंगे या जिस तरीके से जिस वे में आप लेंगे, आपसे मैं कुछ नहीं मांगता हूं, बस यही मांग रहा हूं कि आप वीडियो को कम से कम लाइक कर देंगे और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड की पूरी तैयारी के साथ साथ सीटेट की भी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और अपने ग्रुप जो आपका ग्रुप होगा, जो मान लीजिए कॉलेज का ग्रुप हो या बच्चों का ग्रुप हो, आपके दोस्त मित्र का ग्रुप हो, उसमें जरूर शेयर कर देंगे कि वो भी बच्चे इस एक वीडियो देख करके 80+ ला सकें। तो आइए पहला प्रश्न दोस्तों आप लोग देखेंगे, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपका जो बुक है वो क्या है, समावेशी शिक्षा। ठीक है, आपका पेपर क्या है, समावेशी शिक्षा। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, आप बिल्कुल आसान भाषा में हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगर देखा जाए तो शारीरिक रूप से दिव्यांग यानी हो सकता है कि आंख से दिव्यांग बच्चा हो, कान से सुनता नहीं हो, मुंह से बोलता नहीं हो, हाथ पैर से दिव्यांग हो। अब इसके पहले हम आप लोगों को बताए थे कि 21 प्रकार के दिव्यांगता के बारे में, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कि 21 प्रकार के दिव्यांगता कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उन सारे 21 प्रकार के जो दिव्यांग बच्चे होते हैं ये सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में सामान्य शिक्षक के माध्यम से जो पढ़ते हैं वही आपका समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न हम जहाँ तक पूर्ण विश्वास करते हैं आप क्लियर कर लिए होंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों आपसे कि एकीकृत शिक्षा क्या है। ठीक है, अभी तो हम लोग समावेशी शिक्षा पढ़े, अब एकीकृत शिक्षा क्या है यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है एकीकृत को अलग नाम भी दे दे, तो आप इंटीग्रेटेड एजुकेशन देख लीजिएगा। ठीक है, तो एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे, एकीकृत शिक्षा का अर्थ है, एकीकृत का अर्थ होता है पृथक किए हुए लोगों को पुनः मिश्रित करना या जोड़ना, अर्थात विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सामान्य विद्यालय में शैक्षिक सुविधाएं एवं शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना ही एकीकृत शिक्षा कहलाता है। यानी एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत दोस्तों आप लोग लिखिएगा कि सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा उन लोगों को दी जाती है। ठीक है, सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के द्वारा सामान्य शिक्षक के द्वारा शिक्षा उन लोगों को दी जाती है, लेकिन एकीकृत शिक्षा में किया क्या जाता है कि उन बच्चों को 1 घंटे के लिए अलग से, अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा सुन और बोल नहीं पा रहा है तो सामान्य बच्चे के साथ सामान्य टीचिंग तो अपना करेगा ही करेगा, लेकिन 1 घंटा उसको हम लोग अलग से क्लास देंगे, बुलवाने का प्रयास करेंगे। स्पीच थेरेपी देख नहीं सकता है बच्चा तो ब्रेल लिपि में उसको अलग से 1 घंटे का जो कोचिंग कराएंगे, क्लास देंगे, वही एकीकृत शिक्षा के
अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब 2 शिक्षा आपने देख ही लिया तो तीसरा शिक्षा भी है दोस्तों, विशेष शिक्षा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा विशेष शिक्षा के बारे में। तो विशेष शिक्षा या विशिष्ट शिक्षा क्या होता है या विशेष शिक्षा क्या होता है? तो विशेष शिक्षा के अंतर्गत अगर पूछ देता है दोस्तों तो आप लोग ये बोलेंगे कि विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षक के माध्यम से विशेष बच्चों को विशेष टीएलएम के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो विशेष शिक्षा कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, शारीरिक विकलांगता से आप क्या समझते हैं? दोस्तों एक चीज और आपको हम बता दे रहे हैं कि विकलांगता शब्द आप लोग कहीं नहीं लिखिएगा। ठीक है, हो सकता है कि विकलांगता शब्द आप लिख दीजिएगा, उसी में आपका 1-2 नंबर कट जाएगा, तो आप उसको दिव्यांगता लिखिएगा। क्या लिखिएगा? दिव्यांग लिखिएगा या दिव्यांगता लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया कि शारीरिक विकलांगता से आप क्या समझते हैं? जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का हाथ पैर नहीं है या पैर से दिव्यांग है, हाथ पैर से दिव्यांग है, तो उससे आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों शारीरिक विकलांग एक ऐसी समस्या है जिससे जीवन की एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण गतिविधियां प्रभावित होती है। शारीरिक विकलांगता के प्रकार, उनके कारण और जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव तरीके असीमित हैं। शारीरिक विकलांगता को परिभाषित इस आधार पर किया जाता है कि वह किस तरह से व्यक्ति के जीवन का प्रभावित है। यानी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चा है, हाथ पैर से दिव्यांग बच्चा है, तो अगर मान लीजिए कि पैर से दिव्यांग बच्चा है तो उसको क्या करेंगे? ट्राईसाइकिल हम लोग दिलवा देंगे, वो स्कूल जाने लगेगा इस तरीके से। अब देखिए उपचारात्मक शिक्षा क्या है दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षा पूछ देगा तो आप क्या लिखिएगा? रेमेडिएटल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके, यानी जो बच्चे होते हैं उपचारात्मक, उपचार का मतलब जैसे मान लीजिए आपको बुखार हो गया, तो बुखार हो गया तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है? आपको दवा देता है। उसी तरीके से जो टीचिंग उपचारात्मक शिक्षण है, इसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों को अधिगम संबंधित त्रुटियां, हम लोग देखते हैं कि जो बच्चा है उससे जो सीखने में कहाँ त्रुटियां हो रही है, और उस त्रुटियां को संज्ञान में ले करके उसको जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा सुन बोल नहीं पा रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे कि उसको सुनने बोलने के अगर सुन बोल नहीं पा रहा है तो उसको क्या दिक्कत है? सुन बोल नहीं पा रहा है, उसको हम क्या करेंगे? उसका इलाज करेंगे और बुलवाएंगे, स्पीच थेरेपी दे देंगे। ये आपका उपचारात्मक शिक्षा हो गया। उसके बाद कोई बच्चा है मान लीजिए कि देख नहीं सकता है, दृष्टि दिव्यांग बच्चा है, तो उसको क्या करेंगे कि उसको चश्मा दे देंगे या ब्रेल लिपि में उसको पढ़ाएंगे, या मान लीजिए कुछ कम दिखाई दे रहा है तो उसको चश्मा लगा करके उसको हम उपचार कर देंगे, उसको पढ़ाएंगे। ये आपका उपचारात्मक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मंद बुद्धि बालक की 4 विशेषताएं लिखिए। इसमें होता है कि मानसिक मंद और मानसिक रोगी। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है मानसिक मंद बच्चा। तो मानसिक मंद आप क्लास में देखेंगे, यहीं पर देख लेते हैं। बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर लगा है कि इन बालकों की बुद्धि बहुत कमजोर होती है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण यानी जब बुद्धि परीक्षण हम लोग करवाते हैं इन बच्चों की, तो उन लोगों की बुद्धि लब्धि जो है बहुत कमजोर होती है। ये आपका पहली विशेषताएं हो गया। दूसरी विशेषता कि ये बालक सूक्ष्म विषयों पर विचार नहीं कर पाते, अतः गणित, व्याकरण तथा विज्ञान आदि के अध्ययन में रुचि नहीं लेते हैं। तीसरा है कि परीक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण होते हैं, जिससे आयु अनुसार छोटी कक्षा में ही पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो 10 साल का बच्चा हो गया और 1 में पढ़ रहा है या 2 में पढ़ रहा है, तो उसके अंदर हीन भावना भी आ सकती है। तो ये भी इनकी एक विशेषता होती है। अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। ये बौद्धिक कार्यों की अपेक्षा शारीरिक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। इनमें आत्मविश्वास का अभाव होता है, जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं। दोस्तों अगर मानसिक मंद बच्चों के बारे में अगर हम बात करें तो आपके स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे आप देखे होंगे कि बार बार बताने के बाद भी वो बच्चा नहीं सीख पाता है, वो मानसिक मंद होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। आप अपने अगल बगल में देखिए कि कोई मानसिक मंद लड़का है तो क्या क्या करता है। ठीक है, और मानसिक रोगी, दोस्तों एक मानसिक रोगी होता है जैसे बूढ़ बुजुर्ग हो जाते हैं, मस्तिष्क रूप से कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है? उन लोगों को याददाश्त कमजोर हो जाता है, किसी चीज़ को भूल जाते हैं,
तो ये मानसिक रोग के कारण होता है। अब देखिए बुद्धि लब्धि को परिभाषित कीजिए। दोस्तों ये तो हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ लिए थे कि बुद्धि लब्धि की परिभाषा। यहाँ आप लोग सामने परिभाषा देख लेंगे। स्टर्न के अनुसार है जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति, ठीक है, जीवन के नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य चेतना क्षमता ही बुद्धि है, ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार देखेंगे तो बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। आप लोग ये देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर लेना चाहें तो, और याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, समावेशी शिक्षा के 4 उद्देश्य। यानी समावेशी जो शिक्षा है उसके 4 उद्देश्य क्या है। हम लोग समावेशी शिक्षा स्कूल में क्यों दे रहे हैं, कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य है कि शारीरिक अक्षमता वाले बालकों के माता पिता को निपुणता तथा कार्य कुशलता के बारे में समझाना तथा बालकों को समक्ष आने वाली समस्याओं एवं कमियों का समाधान करना, ठीक है। यानी जो समावेशी शिक्षा है उसके प्रथम के अंतर्गत अगर देखा जाए उद्देश्य, तो इसमें है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके माता पिता को पेरेंट्स टीचर ट्रेनिंग कराना, यानी उनको ट्रेनिंग कराना, उसके बारे में बताना। दूसरा है शारीरिक विकृति बालकों की विशेष आवश्यकता की सर्वप्रथम पहचान करना तथा उसका निर्धारण करना, ठीक है। समावेशी शिक्षा का एक ये भी उद्देश्य है कि अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो सर्वप्रथम उसकी हम पहचान करें। अगर पहचान ही हम नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट स्टेज में पहचान अगर नहीं कर पाते हैं तो वो लेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये होता है ना कि रोग कोई होता है, उसको जल्दी में पहचान कर लेते हैं तो उसका निदान करके हम लोग सही कर लेते हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी है दोस्तों, जितना जल्दी हम पहचान करेंगे उतना ही जल्दी निदान करेंगे। ये समावेशी शिक्षा का एक ये भी उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है कि शारीरिक दोष की स्थिति के बढ़ने से पूर्व ही उसे रोकने के उपाय तथा बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नवीन विधियां का प्रशिक्षण देना, ठीक है। चौथा है कि शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालकों का पुनर्वास किया जाना चाहिए। पुनर्वास का मतलब क्या होता है दोस्तों, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पुनर्वास क्या है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हम पुनर्वास के तौर पर बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में आग लग गई, ठीक है, किसी गांव में आग लग गई और पूरा गांव जल करके राख हो गया। तो वहाँ पुनर्वास करने के लिए बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं। वहाँ ये होता है कि फिर से लोगों को पैसा दिया जाता है, वो अपना झुग्गी झोपड़ी घर द्वार वो बनाते हैं, ये पुनर्वास हो गया। तो दिव्यांग बच्चे हैं तो उनको जैसे हम लोग जांच करेंगे, उसके बाद उनका पुनर्वास करेंगे, उनको जांच करके उनको मशीन दे देंगे, उनको ट्राईसाइकिल दे देंगे, उसके पर डे स्कूल जाने लगेगा। ये उनका क्या हो गया, उन बच्चों को पुनर्वास हो गया, ठीक है। पांचवा उद्देश्य क्या है, तो शारीरिक रूप से विकृत बालक की शिक्षण समस्याओं की जानकारी एकत्रित करना तथा सुधार के लिए सामूहिक संगठन की तैयारी करना। ये आपके समावेशी शिक्षा के उद्देश्य होंगे, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, अपने अनुसार भी लिख सकते हैं कि जो इस समय का जो स्कूल चल रहा है, जो विद्यालय चल रहे हैं, ये सारे के सारे समावेशी शिक्षा पर आधारित चल रहे हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब देखिए प्रतिभा संपन्न बालक को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पर प्रतिभा संपन्न बालक क्या होते हैं, देखिए प्रतिभा संपन्न बालक किसे हम कहते हैं दोस्तों। प्रतिभा संपन्न बालक, यहाँ पर थोड़ा सा प्रतिभा संपन्न, यहाँ पर नाम ही सुन करके लग रहा है कि हर एक प्रतिभा से संपन्न वो लड़का है। होता है ना कि सुखी संपन्न परिवार से है लड़का, तो उसी तरीके से प्रतिभा संपन्न का मतलब हो गया कि वो उसके अंतर्गत सामान्य से कुछ ज़्यादा बुद्धि है, ठीक है। तो अगर इसके बारे में देखेंगे तो वह बालक जिसकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो, उसे प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। संगीत कला या किसी अन्य क्षेत्रों में अधिक योग्यता रखने वाला बालक भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आता है। प्रतिभावान बालक ही राष्ट्र के नेता, समाज सुधारक, वैज्ञानिक आदि बनते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके क्लास में जैसे आप लोग बीएड कर रहे हैं, ठीक है, आप बीएड कर रहे हैं और आपका 3rd सेमेस्टर है, ठीक है, आपका 3rd सेमेस्टर है। तो क्या आपके पास 100 जो बच्चे हैं सबका आईक्यू एक ही बराबर है, सबका ब्रेन एक ही प्रकार है? नहीं दोस्तों, इसमें क्या होगा कि कोई बच्चा खूब तेज होगा, एक बार केवल ये वीडियो देख रहा है उसके बिल्कुल ब्रेन में पूरा घुस जाएगा और वो एकदम बिल्कुल लिख लेगा कि हाँ होता क्या है। कोई बच्चे हैं कि 2 बार देखेंगे तभी नहीं समझ में आएगा। तो ये होता है प्रतिभा संपन्न बालक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों हम लोग देखेंगे समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, ठीक है। 9th नंबर का क्वेश्चन है,
अब देखिए जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि स्कूल में समावेशी, आप खुद सोचिए, आप लोग समावेशी शिक्षा के रूप में इस साल पेपर भी देने जा रहे हैं। आप खुद अगर टीचर के रूप में बन करके जाते हैं और आपके सामने 30 बच्चे हैं, ठीक है, 30 बच्चे हैं जिसमें 3 बच्चे आपके दिव्यांग बच्चे हैं, तो वो 3 बच्चों को क्या करिएगा। आपने सीटेट के पेपर में भी देखा, इन बच्चों को अलग किसी प्रकार का हीन भावना, इन बच्चों के यानी दिव्यांग बच्चे हैं उनको हीन भावना से न देखा है। इनको हम लोग उन बच्चों से अलग नहीं बैठाएंगे, उन बच्चों के साथ मिला करके पढ़ाएंगे, इन बच्चों को आगे बेंच पर बैठाएंगे जिससे कि हमें वो देख सके बार बार इत्यादि। ये सारे के सारे शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। इसके अंतर्गत देखेंगे तो समावेशी शिक्षा में कक्षा अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार अध्यापक का समाज में स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को बौद्धिक संस्कृतियों और तकनीकी कौशलों को पहुंचाने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं और सभ्यता के दीपक को जलाए रखने में मदद करता है। समावेशी प्रणाली में एक अध्यापक की भूमिका एक उत्तरदायित्व के रूप में निम्नलिखित की जा सकती है। ठीक है, क्या की जा सकती है, कुछ पॉइंट है, इसको आप लोग देख लेंगे, इसलिए कि ये पॉइंट इतने महत्वपूर्ण होंगे कि जिससे कि आपको हर एक जगह फायदा करेगा। बच्चे को उसकी योग्यताओं को विकसित करने हेतु सहायता प्रदान करना, ये समावेशी शिक्षा में अध्यापक की भूमिका है। ठीक है, बच्चे को उसकी योग्यता को विकसित करने में सहायता प्रदान करना, बच्चों की मानवीय विभिन्नताओं को समझना एवं स्वीकार करना, बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सर्वांगीण विकास के लिए उचित अवसर प्रदान करना, शून्य अस्वीकृति नीति के सिद्धांत के तहत प्रत्येक बच्चे का कक्षा कक्ष में स्वागत करना, कक्षा कक्ष गतिविधियों में प्रत्येक बच्चे को प्रतिभागति से अवसर कराना। ठीक है, उसके बाद बधित बच्चों को, यानी जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं, उन बच्चों की समस्याओं को समझने में अभिभावकों, शिक्षा कर्मियों की सहायता करना, बधित बच्चों के कल्याण के लिए काम कर रहे व्यावसायिकों से संपर्क बनाए रखना, सामान्य एवं बधित दोनों प्रकार के बच्चों का सामान्य पाठ्यक्रम उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। 10वां नंबर पर है सामान्य बच्चों को बाधित बच्चों को सहयोग देने के लिए तैयार करना। ठीक है, अगर ठेठ भाषा में अगर कहें समझने के रूप में तो ये तो आपने देख लिया। अब देखिए जो शिक्षक हैं, शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। दिव्यांग बच्चे, अगर आपके क्लास में दिव्यांग बच्चे हैं तो सबसे पहले तो वो उनको हमें देखना है कि इनको बैठने के लिए उचित व्यवस्था दें। ठीक है, बैठने के लिए उचित व्यवस्था दें। अगर कोई एक तेज बच्चा है उसके बगल में इस बच्चे को बैठाएं, आगे पंक्ति में बच्चे को बैठाएं, उचित ब्लैक बोर्ड को देख सके। जैसे होता है ना कि तिरछा करके आप ब्लैक बोर्ड को कभी देखना पड़ता है, तो उस तरीके से करें। दिव्यांग बच्चों को कभी हीन भावना न पहुंचे, इससे संबंधित कोई वैसा वर्ड न बोलें। अन्य बच्चों को उससे प्रेम करने के लिए कहें, यानी कोई भी अलगाव की बात नहीं करना चाहिए। ये आपकी अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। अध्यापक जैसे मान लीजिए पेरेंट्स को बुला करके बच्चों के साथ मीटिंग करें, पेरेंट्स के साथ बच्चों के बारे में बताएं। ठीक है, अब देखिए ऑटिज्म क्या है। इस क्वेश्चन में ऑटिज्म, दोस्तों ऑटिज्म का अर्थ अगर देखेंगे तो स्वलीनता होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं अपने आप में लीन रहते हैं। ठीक है, जो काम ले लेंगे उसी को दोहराते रहेंगे। ठीक है, तो ये स्वलीनता ऑटिज्म मस्तिष्क से संबंधित विकास के दौरान होने वाली विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। हिंदी में इसे आत्मविमोह और स्वपरायणता भी कहते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार करना। यहाँ पर एक बात हम आपको बताएंगे कि ऑटिज्म का मतलब होता है स्वलीनता। ये बच्चे अपने आप में लीन रहते हैं, किसी के पर ध्यान नहीं देते हैं, और ये इन लोगों की देखेंगे तो एक तो केंद्र बना लेंगे, उसी पर गोला घूमते रहेंगे, इनको कोई मतलब नहीं रहेगा। दीवार को नाखून से खुरच रहे हैं, दीवार को नाखून खुरच रहे हैं, आलू छीलने के लिए बैठ जाएंगे, आलू छीलते रह जाएंगे। ये इस तरीके से ऑटिज्म बच्चों की लक्षण होती है और ऑटिज्म ये बच्चे होते हैं। दोस्तों अब सेशन बी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। ठीक है, सेशन फर्स्ट अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, अगर अब तक आप नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लाइक कर देंगे, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर जरूर कर देंगे। दोस्तों ये हमारे मेहनत, आप शेयर करेंगे वही आप हमारे मेहनत का फल होगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, यहाँ पर आपको 5 प्रश्न करने हैं और कितने 200 शब्दों में आपको लिखना है। हम छोटे छोटे ही रूप में आपको समझाने का
प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो टाइम बहुत हो जाएगा, लेकिन हम सारे के सारे प्रश्नों को आपको इस तरीके से करा देंगे कि फिर आपको कहीं दूसरे जगह देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। क्रो एंड क्रो के अनुसार विशिष्ट बालक की परिभाषा पहले हम देख लेते हैं। वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपने विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, इन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं, ठीक है। अब इसके देखेंगे विशिष्ट बालक के प्रकार, यानी विशिष्ट बालक समझ में आया। विशिष्ट बालक का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोग हैं, ठीक है, तो हम लोगों के पास हाथ है, पैर है, कान, नाक, आँख, मुँह, जो भी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी आँख जिससे हम लोग देख रहे हैं, किसी चीज़ को देख करके हम लोग समझ जाते हैं कि ये चीज़ है, इस तरीके से है। कान है, सुन करके हम लोग समझ जाते हैं। हाथ है, उसको टच करके देख लेते हैं। नाक है, सूंघ करके। जीभ है अपना तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर मान लीजिए किसी के पास कान ही नहीं है, ठीक है, कान का मतलब सुन नहीं पा रहा है, तो वो सुन नहीं पा रहा है तो उससे एक ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मान लीजिए कि अब देख रहा है, उसी के अनुसार वो अपना शिक्षा ग्रहण करेगा। तो जो भी अगर इस तरीके से दिक्कत हो रहा है, मान लीजिए कि उच्च सामान्य कान नहीं, हाथ पैर नहीं है, तो ये एक विशिष्ट प्रकार के बच्चे हो जाते हैं और उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी कह सकते हैं। विशेष शिक्षा की ज़रूरत होती है उन लोगों को, ये होता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे विशिष्ट बालक के प्रकार। तो प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक और मंद बुद्धि बालक, ये अगर देखा जाए तो विशिष्ट बालक के प्रकार हैं, ठीक है। क्या है, विशिष्ट बालक के प्रकार हैं। अब अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, प्रश्न पूछा गया कि विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। तो विशिष्ट बालक आपके 3 प्रकार के यहाँ दिखाया गया है। प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली का मतलब क्या होगा, इसको आपको अब डिफाइन करना होगा, यानी आपको और लिखना होगा। प्रतिभाशाली, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं प्रतिभा संपन्न, प्रतिभाशाली बच्चे, यानी सामान्य आईक्यू से उच्च आईक्यू वाले बच्चे प्रतिभाशाली बालक हो गए। पिछड़े बालक, पिछड़े बालक का मतलब हो गया कि जो से अगर हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं वो सीख नहीं पा रहा है, वो चारों तरफ से पिछड़ा हुआ है, पिछड़े वाला बालक। उसका मानसिक मंद बुद्धि, तो मानसिक मंद बुद्धि के बारे में आपको 2-2 लाइन 3-3 लाइन करके लिख देना है। ये 5 नंबर का है, आपको 200 शब्दों में लिख देना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बाई चांस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये अथवा करके दिया है, आप ये अधिगम असमर्थता क्या है। अधिगम असमर्थता दोस्तों, अधिगम का मतलब आप लोग पिछले कक्षाओं में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं कि अधिगम क्या होता है। अधिगम का मतलब सीखना होता है और सीखने में हम असमर्थ हैं, ठीक है। किस लिए, क्यों हम सीखने में असमर्थ हैं। हो सकता है कि हम सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, हमारे पास हाथ पैर नहीं, हमारा ब्रेन नहीं काम कर रहा है, जिसके कारण क्या है कि हम सीखने में असमर्थ हैं, ठीक है। अगर सीखने में हम असमर्थ हैं तो वो दिया है कि अधिगम असमर्थता क्या है। तो अधिगम असमर्थता या अधिगम अक्षमता शब्द 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। अधिगम का अर्थ होता है असमर्थता और अधिगम का अर्थ होता है सीखना, ठीक है। यहाँ गलती हुआ है, असमर्थता, यानी देखिए असमर्थता है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यानी असमर्थता का अर्थ होता है समर्थता का अभाव, ठीक है। अयोग्यता या जिसमें क्षमता न हो, अयोग्यता या जिसमें क्षमता न हो, या सीधे रूप से कह सकते हैं कि जिसमें सीखने की कमी हो या योग्यता में कमी हो, उसे अधिगम असमर्थता कहते हैं। जो हम बात कर रहे हैं उसको आप लोग ध्यान दीजिए, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। हम सीखने में असमर्थ हैं, चाहे वो किसी प्रकार से सीखने में असमर्थ हैं, वही अधिगम असमर्थता होती है। उसको हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, किस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर दोस्तों जो पेपर है, जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक, ठीक है। क्या पूछा गया है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषताएं लिखिए। तो मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक है, उसकी विशेषता अगर देखना है तो यहाँ देखेंगे। आप खुद सोचिए कि आपके गांव में मानसिक रूप से जो बच्चा है वो है, उसको पिछड़े, उसकी क्या विशेषता है। तो मंद बुद्धि बालक
हर ओर से उपेक्षित रहते हैं। ठीक है, आपके गांव में भी कोई अगर मानसिक मंद बच्चा होगा तो उसको लोग जाते होंगे, कोई देखता नहीं होगा किसी को, तो वो क्या होता है, उपेक्षित रहते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े ऐसे बालक संवेगात्मक स्थिरता, सामाजिक परिपक्वता और बौद्धिक प्रवीणता में भी पिछड़े रहते हैं। कई बार ऐसे बच्चे शारीरिक रूप से तो परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक और संवेगात्मक व्यवहार उनकी आयु के बच्चों से बहुत पिछड़ा हुआ होता है। ये मानसिक मंद बच्चों की विशेषताएं। अब देखिए संवेगात्मक रूप से अशांत, दोस्तों ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चों का अर्थ है परिभाषा। ठीक है, तो ये परिभाषा तो आप लोग अपना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार अपने से याद कर लीजिएगा। और अंग्रेजी में इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवेरी से लिया गया है। इमोवेरी का अर्थ होता है स्टिल अप, एजिटेड एंड टू एक्साइटेड, अर्थात उत्तेजित होना। ठीक है, ये आपका संवेगात्मक हो गया। अब इसमें है कि इंगित तथा इंग्लिश के अनुसार संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ खास शारीरिक व ग्रंथियां क्रियाएं होती हैं। ये आपके संवेगात्मक विकास के बारे में हम लोग पिछले कक्षा में भी अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों जो समावेशी शिक्षा है उसकी अगर प्रमुख विशेषताएं देखेंगे तो इसका प्रमुख विशेषताएं हैं कि एक शिक्षक के माध्यम से जो किसी भी प्रकार के जो बच्चे हैं, सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चे हों, चाहे वो किसी क्षेत्र से बच्चे आते हैं, जटिल, जैसे मान लीजिए कि दलित समाज से आ रहे हैं, किसी भी समाज से आ रहे हैं, किसी भी प्रकार के बच्चे हैं, सबको एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा की मुख्य विशेषता है या लक्षण। इसकी एक विशेषता है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय हो जाता है। खुद दिव्यांगता पर दया जैसे भाव नहीं रहते, वे स्वयं को आम बालकों जैसा समझते हैं या अपंग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करता है या विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा का सबसे अगर बढ़िया देखेंगे तो ये जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करके एक सामान्य बच्चे की तरीके से उसको भी बनाता है और एक दिव्यांग बच्चा समावेशी शिक्षा ग्रहण करके अपने आप को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य समाज में रहने के लिए योग्य हो जाता है। यानी जो समावेशी शिक्षा है वो दिव्यांग बच्चों को भी मुख्य धारा से जोड़ता है। ठीक है, अब एकीकृत शिक्षा किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता एवं विशेषता का वर्णन कीजिए। दोस्तों एकीकृत शिक्षा हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि सामान्य विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाता है, दिव्यांग बच्चों को, और अलग से 1 घंटी 2 घंटी उनको अलग से जिस क्षेत्र में दिव्यांग बच्चे होते हैं जिसमें उनको समस्या होती है 1 घंटी लास्ट में बीच में कभी भी उनको अलग से शिक्षा दी जाती है, वो एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पूछा है कि एकीकृत शिक्षा की विशेषताएं। एकीकृत शिक्षा अक्षम बच्चों के लिए प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है। ठीक है, जिसमें वे सामान्य बालकों की तरह शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनके समान जीवन पर्यंत कर सके। जो सुविधाएं सामान्य बालकों को प्रदान की जाती है वही सुविधाएं अक्षम बालकों को भी दी जाती है। यह शिक्षा असमर्थ बालकों को उनके व्यक्तित्व की पहचान के आधार पर व्यवहार करती है, उनकी बाध्यता के अनुसार नहीं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, इस शिक्षा में सामान्य मानसिक विकास संभव है। विशिष्ट शिक्षा की अपेक्षा एकीकृत शिक्षा कम खर्चीली है, यह एक सामाजिक एकीकृत को सुनिश्चित करती है। यह अपंग बालकों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करती है ताकि वे अन्य बच्चों की तरह गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। ये एकीकृत शिक्षा की विशेषताएं हैं। और एकीकृत शिक्षा की विशेषताएं देखें, इंटीग्रेटेड एजुकेशन माता पिता, अध्यापकों व शिक्षाविदों के सामूहिक प्रयास पर आधारित है। ठीक है, और इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी एकीकृत शिक्षा का ये भी यही, अगर हर एक पॉइंट में आप लिखिएगा, अगर हर एक जगह ये पॉइंट लिखिएगा कि सामान्य दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना लिखाना या दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मुख्य धारा से जोड़ना एकीकृत शिक्षा का काम है, विशेष शिक्षा का काम है, समावेशी शिक्षा का काम है कि दिव्यांग बच्चों को भी समाज के मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है,
ये आप पॉइंट याद रखिएगा, हर एक पॉइंट में चाहें तो आप लिख सकते हैं कि दिव्यांग यानी जो सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ना इस शिक्षा का कार्य। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं दोस्तों? पाठ्य सहगामी क्रियाएं, इससे ही आप तो समझते होंगे कि पाठ्य सहगामी क्रिया क्या कहलाते हैं, यानी पढ़ने के साथ साथ, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ अन्य क्रिया अगर कोई हम करते हैं, शिक्षित शैक्षिक योजना, जैसे हम लोग टूर पर चले गए, तो टूर पर चले गए, जैसे स्कूल में हम लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, स्कूल में अन्य कोई खेल खिलाया जा रहा है, तो वो सब क्या हो गया? पाठ्य सहगामी क्रियाएं के, जैसे चित्र बनवाया जा रहा है आपसे, उसके बाद कोई अगर काउंटिंग या कुछ उस तरीके कराया जा रहा है, तो वो पाठ्य सहगामी क्रियाएं के अंतर्गत आती हैं। और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व तो देखेंगे दोस्तों, तो पढ़ने के साथ साथ ये पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती है वो बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करते हैं, क्योंकि एक ही काम, अगर मान लीजिए कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, यही वीडियो 2 घंटा 4 घंटा आप देखेंगे तो ऊब जाएंगे। बीच में क्या करना होगा आपको? चेंज करके कुछ ना कुछ दूसरा करना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर गाना सुन लिए, व्हाट्सएप चैटिंग कर लिए या कुछ अलग कर लेंगे, तो फिर से माइंड सेटअप हो जाएगा, फिर पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर अगर आप देखते हैं तो प्रिपेयर हो जाएंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो उसी तरीके से होता है कि ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व उसी तरीके से, जब बच्चे दिन भर अपना पढ़ने में व्यस्त रहते हैं, क्लास करते हैं, उनको 1 घंटे के लिए या अलग से कुछ पाठ्य सहगामी उनको क्रियाएं हम लोग कराते हैं, पेंटिंग, अंताक्षरी या कुछ भी उस तरीके से कराते हैं, तो उसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन आपको हर एक में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहा है। समावेशन में तकनीक का क्या योगदान है? दोस्तों तकनीक के बारे में तो अब कहना ही नहीं है। आईसीटी आप लोगों ने पिछले ही कक्षा में तुरंत सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है कि सूचना तकनीक एवं, ठीक है, आईसीटी पढ़े हैं ना, तो वही आईसीटी यानी टेक्निकल। आज मोबाइल का क्या योगदान है? आप देखिए शिक्षा में मोबाइल का क्या योगदान है। हम कहाँ बैठे हुए हैं और आप कहाँ ये मोबाइल में ये प्रश्न देख रहे हैं, ये पेपर देख रहे हैं, ये आपका तकनीक का ही योगदान है दोस्तों। तो समावेशन जो आपका विद्यालय है, विद्यालय समावेशी शिक्षा हो गया या समावेशी विद्यालय हो गया, उसमें तकनीक का क्या महत्व है? तो दोस्तों अगर एक टीचर हो करके सारे कक्षा में अगर मान लीजिए टीवी लगा दिया जाए तो देख सकता है, रूम में अपने मान लीजिए कि रूम में बैठा हुआ है, उसके बाद माइक लगा हुआ है, तो माइक से अन्य बच्चों को जाना नहीं पड़ता, मतलब जितने भी है सुविधा, ये आपको जो समझ में आए वो सारे के सारे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, शिक्षक के कौशलों एवं दक्षताओं का वर्णन कीजिए। यानी शिक्षक के कौशल एवं दक्षताओं के बारे में अगर देखा जाए तो एक प्रभावशाली शिक्षक में विशेष कौशल का समावेश होता है। एक अच्छा शिक्षक अपने कक्षा में विभिन्न शिक्षण कौशल का उपयोग कर, शिक्षण कौशल आप लोग पढ़े हैं, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना अभी हम लोगों ने पढ़ करके आया हुआ है, ठीक है। तो वो सारे के सारे शिक्षण कौशल भी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो शिक्षण कौशल का एक टीचर को जानकारी होना इतना महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कि अगर शिक्षण कौशल के बारे में नहीं जानेंगे कि आपको पढ़ाना कैसे है, किस सिलेबस को किस तरीके से पढ़ाना है, किस शिक्षण कौशल का प्रयोग करना है, तो आपकी जो शिक्षण शैली होगी वो अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो एक शिक्षक को अपने शिक्षण में विशिष्ट कौशलों का आवश्यकता होती है, तभी उसका शिक्षण प्रभावशाली हो सकता है। शिक्षण कौशलों की संख्या 22 है लगभग, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रतिभावान छात्रों के लिए शिक्षक की भूमिका। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रतिभावान छात्र, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, यानी जैसे मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं 10-10 साल के, ठीक है। तो एक बच्चा ये जो 10 साल का है ये आपका 4 में पढ़ रहा है, और एक ये 10 साल का बच्चा है, ये हाई स्कूल का अपना देखा जाए तो 10वीं क्लास 10वीं का मैथ या सिलेबस कंप्लीट करता है। तो ये जो बच्चा है ये औसत में है और ये औसत से अधिक है। 10 साल का बच्चा है लेकिन ये 15 साल के बच्चे के ब्रेन से संबंधित इसको तुलना किया जाए तभी अधिक है, यानी इसका डेवलप अच्छा है। तो ये प्रतिभावान छात्र हो गए, ठीक है, यहाँ प्रतिभावान छात्र हो गए। अब इसमें पूछा गया है कि प्रतिभावान छात्रों के लिए शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए।
आप खुद सोचिए कि आप टीचर हैं, आप खुद सोचिए कि मैं एक टीचर हूँ और मेरे सामने 30 बच्चा में 1 बच्चा या 2 बच्चा या 5 बच्चा प्रतिभावान है, तेज तर्राक बच्चे हैं, तो उन बच्चों को क्या आप करेंगे? क्या ग्रुप अलग बना देंगे? आप सीटेट में खूब पढ़े हैं दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस खूब पढ़े हैं, क्या इन 5 बच्चों को आप अलग बैठा देंगे? कभी नहीं कर सकते, ठीक है? बहुत सारा इस तरीके से है, तो आप खुद सोचिए और इसको लिखेंगे कि एक प्रतिभावान जो बच्चा है आपके क्लास में है, तो उसके लिए आप क्या क्या व्यवस्था करेंगे, कैसे उसको शिक्षा देंगे, क्या उसको हम अलग बैठा देंगे या क्या क्लास में क्या क्या करने के लिए देंगे, आप अपने अनुसार एक पेज लिख दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है सेशन सी के अंतर्गत, आप लोग देखेंगे सेशन सी के अंतर्गत आपको मात्र 2 प्रश्न करने होंगे। कितने करने होंगे? मात्र 2 प्रश्न करने होंगे, वो भी 500 शब्दों में करना होगा और एक प्रश्न आपका 15 नंबर मिलेगा, यानी 30 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। 1 घंटे का टाइम इस पर लेकर के चलिएगा दोनों प्रश्नों के लिए। अब यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया है पहला कि भारत में समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ऊपर ही हम लोग पढ़ लिए हैं कि समावेशी शिक्षा क्या कहलाता है, विशिष्ट शिक्षा क्या कहलाता है और एकीकृत शिक्षा क्या कहलाता है। अब कैसे हेडिंग बनाइएगा दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर हम आपको यही पहले बताएंगे। पहले लिखेंगे कि समावेशी शिक्षा, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा को विस्तार से वर्णन करें। तो समावेशी शिक्षा लिख देंगे। उसके बाद समावेशी शिक्षा का उद्देश्य, समावेशी शिक्षा का महत्व, समावेशी शिक्षा से बच्चों को लाभ, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, समावेशी शिक्षा में अध्यापक ये माता पिता की भूमिका, समावेशी शिक्षा से लाभ, समावेशी शिक्षा से हानि, ये इतना सब कुछ आप लोग लिख देंगे, ठीक है। ये समावेशी शिक्षा। वैसे ही विशिष्ट शिक्षा लिखेंगे। विशिष्ट शिक्षा में हमने क्या बताया था आप लोगों को? विशिष्ट शिक्षा में हमने बताया था कि जैसे इसमें विशेष विद्यालय होता है, विशेष बच्चे होते हैं, विशेष टीचर, विशेष टीएलएम के द्वारा पढ़ाई की जाती है। इसमें खाली दिव्यांग बच्चे, अगर दिव्यांग बच्चे हैं तो दिव्यांग बच्चे ही रहेंगे। तो इसमें देखिए कि दिव्यांग बच्चे ही केवल रहेंगे तो क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या हानि। पहला हेडिंग क्या डालेंगे? विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, विशिष्ट शिक्षा का महत्व, विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य, विशिष्ट शिक्षा की विशेषता। विशिष्ट शिक्षा की विशेषता अगर देखा जाए तो क्या होगी? जिस विद्यालय में केवल दिव्यांग ही बच्चे पढ़ेंगे उसकी विशेषता ये होगी कि जब खाली दिव्यांग, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, 30 बच्चे हैं और 30 बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो उनको कुछ फ़ायदा होगा? आप उसी तरीके से, जिस तरीके से उनको फ़ायदा होगा, उसी तरीके से अगर दिव्यांग बच्चे एक साथ अगर पढ़ रहे हैं तो उनको क्या बेनिफिट होगा और क्या हानि होगा। देखिए इसमें हानि होगा, मान लीजिए कि दिव्यांग बच्चों के साथ अगर सामान्य बच्चे पढ़ते हैं तो उनको चारों तरफ से सीखने का प्रोग्रेस होगा, सीखने का अवसर प्रदान होगा। और दिव्यांग इस तरीके से आपको लिखना होगा, हर एक में लाभ और हानि जरूर छुपा हुआ है, ठीक है। लेकिन लिखा है भारत में समावेशी शिक्षा, इसमें लिखा है भारत में समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत के विस्तृत। तो विकलांग बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग, हम पढ़ दे रहे हैं, इसको आप लोग सुन लीजिए। विकलांग बच्चों, यहाँ दिव्यांग ही लिखेंगे। विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा IEDC योजना 1974 में शुरू की गई थी, लेकिन भारत में एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम 1987 में शुरू किया गया, ठीक है। भारत में जो एकीकृत शिक्षा थी वो कब शुरू की गई? तो 1987 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम सभी बच्चों को समान पहुंच और अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का परिणाम था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे RPWD एक्ट 2016, ठीक है। RPWD एक्ट 2016 में समावेशी शिक्षा को उस तरह की शिक्षा प्रणाली बताया गया जहां दिव्यांग बच्चे हों या दूसरे बच्चे, वो एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकें, ठीक है। इस तरह होता है जो अलग अलग तरह के दिव्यांग बच्चों की ज़रूरत को, यानी जो देखिए RPWD एक्ट 2016 जो बना है, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो समावेशी शिक्षा बना है उसमें सामान्य बच्चे, विशेष बच्चे या सब तरीके से बच्चे एक साथ बैठ कर के पढ़ सके। ये भारत में
समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आया है। देखिए 1970 के दशक में विशिष्ट शिक्षा शब्दावली का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आप लोग चाहें तो ये पॉइंट लिख सकते हैं। 1970 के दशक में विशिष्ट शिक्षा शब्दावली का प्रयोग विशिष्ट विद्यालय, एकीकृत विद्यालय प्रणाली सामूहिक रूप से एक दूसरे से भिन्न बताने के लिए किए जाने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा आईईडीसी योजना 1974 में शुरू की गई थी, लेकिन भारत में एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम 1987 में शुरू किया गया था, जो कि ऊपर अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। ठीक है, ये आपका था। अब देखिए दृष्टिबाधित, दोस्तों नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन जो है इसमें, दृष्टिबाधित बच्चों के शैक्षिक प्रावधानों में माता पिता एवं शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। आप खुद ये आप एक दृष्टि दिव्यांग जो बच्चा अंधा है उसके आप गार्जियन बनिए। ठीक है, आप टीचर हैं, आप खुद सोचिए कि हमारे पास अगर हमारा कोई बच्चा अगर दृष्टि दिव्यांग बच्चा है तो हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। आप अपने घर देखिए, अपने वहीं पर एक बच्चे को आप सीधे रखिए और सोचिए कि अगर दृष्टि दिव्यांग बच्चा है तो दरवाजे पर जा रहा है तो कैसे वो दरवाजे में चढ़ेगा, कैसे वो खाना मांगेगा, कोई अगर दरवाजे पर आ गया तो कैसे बचेगा, क्या बताएगा, वो किस किस तरीके से उसको दिक्कत होती है। और उन्हीं दिक्कत को एक शिक्षक की भूमिका, एक माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए, इसी के बारे में आपको लिखना है दोस्तों। तो विशेष शिक्षक की भूमिका अगर देखा जाए दोस्तों, अगर शिक्षक की भूमिका के अंतर्गत देखेंगे तो क्या होना चाहिए कि शिक्षक की भूमिका होती है कि बच्चा जब विद्यालय में आता है तो उसको उचित तरीके से बैठाएं, आगे बेंच पर बैठाएं, उचित रोशनी में बैठाएं, दृष्टि दिव्यांग बच्चा है तो। ठीक है, उसके बाद उस बच्चे के पास में कोई तेज तर्राक बच्चे को बैठाएं, जिससे कि वो बच्चे को अगर समस्या हो रही है तो वो बगल वाले बच्चे से कुछ ना कुछ पूछ सके। ठीक है, ये भूमिका। बच्चों के माता पिता से बार बार मीटिंग करें, उनको समझाएं, बच्चे के बारे में माता पिता से समझने का प्रयास करें। बच्चों के प्रति जो शिक्षक हैं वो बच्चों जो स्कूल में अन्य बच्चे हैं उनको उस बच्चे के प्रति उसके बारे में बताएं। उसके बाद शिक्षक की भूमिका और आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं कि क्या क्या भूमिका हो सकती है। ठीक है, उस बच्चे पर क्या विशेष ध्यान देंगे, कुछ अलग से ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, उसका ब्रेल प्रशिक्षण, दोस्तों ब्रेल प्रशिक्षण के माध्यम से अगर दृष्टि दिव्यांग बच्चा है तो उसको ब्रेल में ही पढ़ाना है। लेकिन अब ये कहेंगे कि सामान्य जो टीचर हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ही लोग टीचर बन के जाते हैं तो ब्रेल लिपि तो आप पढ़े नहीं है, फिर उस बच्चे को ब्रेल लिपि पढ़ाइएगा कैसे। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ठीक है, हर एक विद्यालय में इस समय विशेष शिक्षक एक एक रखना है, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये रखे जाएंगे। अगर मान लीजिए कि वैसे नहीं है तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हर एक विद्यालय में, हर एक प्रखंड में 1, 2, 3 इस तरीके से करके विशेष शिक्षक रखे गए हैं, जो कि समय समय पर क्या करते हैं, विशेष शिक्षक जो रखे गए हैं वो क्या करते हैं कि टीचर को ट्रेनिंग देते हैं, कभी कभी अभिभावक को ट्रेनिंग देते हैं। इन बच्चों को, दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं, इन बच्चों को कैंप में रख करके ट्रेनिंग देते हैं। ये आपके विशेष शिक्षक और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये होता है। ठीक है, अब देखिए समावेशी परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षा या भूमिका के बारे में कहेंगे तो दृष्टि दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको ब्रेल का पठन और लेखन सिखाना, ब्रेल प्रशिक्षण, ब्रेल पूर्व तत्परता कार्यक्रम तय करना, ब्रेल लेखन हेतु विभिन्न उपकरणों से अवगत कराना, ये सब सारे के सारे अपना ये हैं। पहचान और शीघ्र हस्तक्षेपन, ये जो अभी आपको मैं समावेशी परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षा भूमिका है। अगर भूमिका के बारे में एक आध पॉइंट और देखना चाहें तो देख सकते हैं। कक्षा तथा अन्य स्थान पर दृष्टिबाधित बालकों को विशिष्ट लक्षणों के आधार पर पहचान करना, ये एक शिक्षक की भूमिका है। लेखन पठन हेतु उचित माध्यम से उचित चुनाव में मदद करना, चिन्हित छात्रों के लिए शीघ्र आवश्यकता शैक्षिक पुनर्वास कार्यक्रम की व्यवस्था करना, चिन्हित छात्रों के लिए विशेष विशेषज्ञों, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता की सलाह लेना, माता पिता को उचित परामर्श देना एवं उसकी उपयुक्त सहायता प्रदान करना, ये एक शिक्षक की भूमिका है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हम 5 क्वेश्चन करा दे रहे हैं। इसमें से होगा क्या कि आपको केवल 2 क्वेश्चन ही करने होंगे, लेकिन अगर 5 क्वेश्चन यहाँ करते हैं तो हो सकता है कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अधिगम असमर्थ बच्चों के उपचार तथा रोकथाम का वर्णन करें।
ठीक है। अभी हम लोगों ने अधिगम असमर्थ बच्चों के बारे में पढ़े, लर्निंग डिसेबिलिटी, इसको कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी सीखने में असमर्थ है। हम उसको पढ़ा रहे हैं लेकिन वो सीख नहीं पाता है, कहीं से ना कहीं उसको पढ़ने में, लिखने में, गणितिक, अच्छा डिस्कैलकुलिया ये आप लोग पढ़े थे का, सोडा पढ़े होंगे। ये सब लर्निंग डिसेबिलिटी के अधिगम अक्षमता के अंतर्गत ही वो आता है। र को ड बोलता है, तुतला करके बोलता है, गणितीय जो होता है कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, ये जो, ठीक है, तो वो सब क्या है, अधिगम असमर्थता के अंतर्गत ही आता है। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। अधिगम अक्षमता पद दो अलग अलग पदों, अधिगम और अक्षमता से मिलकर, जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, ठीक है, ये चीज़ है। पढ़ने लिखने या गणित में कठिनाई, धीमे और गलत बहुत प्रयास करके साथ पढ़ना या लिखना, वे जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझने में कठिनाई, व्याकरण विराम चिन्हों आदि इत्यादि में कठिनाई होती है। उसके बाद अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को क्या होता है, शांतता बनाए रखने में समस्या, अनाड़ी और असंगठित समय या गहराई की धारणा के साथ कठिनाई, आवश्यक जीवन कौशल में, ये सब आपके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, क्या पूछा गया है, किस तरह, समावेशी शिक्षा पर सामाजिक अभिवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों जो समावेशी शिक्षा है उस पर अभिवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में देखेंगे। अभिवृत्ति वास्तव में एक मनोसामाजिक प्रत्यय है जो अनेक सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार की प्रवृत्ति को बताता है। अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, संस्थाओं, स्थितियों, योजनाओं के प्रति व्यक्ति विशेष के विचार व पूर्ण धारणाएं ही उस व्यक्ति की अभिवृत्तियों का निर्धारण करते हैं। यानी जो समावेशी शिक्षा है उसमें सामाजिक अभिवृत्ति, यानी समाज की जो वृत्ति है, जो उनका मन है, उनका ध्यान है, वो कैसे समावेशी शिक्षा को देखते हैं, इसके बारे में बताया गया है। समाज के प्रत्येक तबके के समुचित विकास के लिए विभिन्न शैक्षिक योजनाओं के साथ बहुलता युक्त समाज की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की तरफ गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हाशिए पर पड़े हुए बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए, ठीक है। जो समाज है, समाज का क्या रोल है समावेशी शिक्षा के तरफ, इन बच्चों के तरफ क्या है समाज का रोल, इसी के बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, समावेशी विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। जो समावेशी विद्यालय है, आप समावेशी यानी जो भी इस समय विद्यालय चल रहे हैं उसमें जो आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसकी हमें क्यों आवश्यकता है, क्या उसका महत्व है, मूल्यांकन से क्या लाभ है, मूल्यांकन से क्या हानि है, ठीक है, मूल्यांकन हमें क्या क्या किस किस क्षेत्र के लिए बेनिफिट करता है, तो इत्यादि ये सारे के सारे टॉपिक आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा का मूल्यांकन समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन के संकेत की पहचान करने की एक प्रक्रिया के रूप में अभिप्रेरित है। एक घटना का पता लगाता है कि यह क्या किया जा रहा है, क्या किया गया था और समावेशी शिक्षा को लागू करने में अभी क्या क्या नहीं किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यक्रम, ठीक है। आकलन या मूल्यांकन समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया का अभिन्न भाग है, ठीक है। आकलन या मूल्यांकन समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया का अभिन्न भाग है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान करने तथा उन्हें दिए गए शिक्षण से कितना वे समझे हैं, इन दोनों के लिए उनके मूल्यांकन का आकलन की आवश्यकता पड़ती है। आकलन में मापने भी सम्मिलित है। दोस्तों मापन के बारे में, आकलन के बारे में हम लोग पिछले कक्षा में भी पढ़े हैं। उसी आधार पर आप लोग, यानी मूल्यांकन से क्या क्या होता है, मूल्यांकन करते हैं तो हमें बच्चे के बारे में सर्वांगीण पता चलता है कि बच्चे में कितना विकास हुआ है, बच्चे को क्या और सिखाना है, बच्चे को क्या हमें आगे भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, बच्चों को कहाँ दिक्कत हो रही, इसके बारे में हमें मूल्यांकन से पता चलता है। तो इत्यादि ये आज के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। दोस्तों आपको ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक, अभी अब तक नहीं किए हैं तो लाइक करेंगे, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर ग्रुप में ज़रूर कर देंगे, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।